हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ये पार्ट 2 होने वाली है। ये वीडियो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके विजिट करके पार्ट 1 देख लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है। 7 क्वेश्चंस की वीडियो मेरे चैनल पे पहले ही आ चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। डिस्क्राइब यूरिया साइकिल विद द रिएक्शन इन्वॉल्व, डिस्कस इन डिटेल अबाउट de novo सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरिया साइकिल हमारी क्या होती है? यूरिया साइकिल है, ये हमारा एक साइक्लिक पाथवे होता है यूरिया सिंथेसिस का। ठीक है, यूरिया साइकिल को हम ऑर्निथीन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है जिसमें हमारा यूरिया प्रोड्यूस होता है, यूरिया सिंथेसाइज होता है किससे? अमोनिया से। ये हमारी मेटाबॉलिक साइकिल होती है। ये डिस्कवर हुई थी हैंस क्रेब्स एंड कर्ट हंसलिन के द्वारा इन 1932। चलिए साइकिल को देखते हैं। अभी हमने जैसे देखा था कि किससे बन रहा है? अमोनिया से बन रहा है। क्या बन रहा है? हमारा यूरिया। ओके, इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है यूरिया साइकिल का? सबसे पहले अमोनिया किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बोमाइल फॉस्फेट में। ठीक है, वो कार्बोमाइल फॉस्फेट क्या है? सिट्रिलिन बना रहा है। सिट्रिलिन क्या है? हमारा आर्जिनियस सक्सिनेट बना रहा है और वो आर्जिनिन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आर्जिनिन से ये ऑर्निथीन में कन्वर्ट हो रहा है और एक हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसमें? यूरिया। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसकी सिंथेसिस देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमिल फॉस्फेट। ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है हमारा? जैसे पहला स्टेप है अमोनिया से कार्बोमिल फॉस्फेट बन रहा है, तो क्या है? अमोनिया की रिएक्शन किससे हो रही है? हमारी CO2 से। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? कार्बोमिल फॉस्फेट में। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है हमारा? सिट्रुलिन बन रहा था और सिट्रुलिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? ये हमारा जो ऑर्निथीन है। ठीक है, ऑर्निथीन की कार्बोमिल ग्रुप का जो कार्बोमाइल फॉस्फेट है। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफर हो रहा है किसमें? ऑर्निथीन में। और क्या हो रहा है? ये हमारा फॉर्म कर रहा है सिट्रुलिन एंड ऑर्थोफॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टेप आएगा फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनियस सक्सिनेट। आर्जिनियस सक्सिनेट में क्या हो रहा है? ये आर्जिनो सक्सिनेट, ये हमारा सिट्रुलिन है। सिट्रुलिन से इन द प्रेजेंस ऑफ एस्पारेंट ये हमारा आर्जिनो सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है। फिर हमारा जो आर्जिनो सक्सिनेट है वो हमारा क्या है? आर्जिनो सक्सिनेट का क्लीवेज हो रहा है। क्लीवेज मतलब होता है किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन या फिर उसका खुलना एक तरीके से। तो ये जो आर्जिनो सक्सिनेट है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमेरेट, ये क्या है? आर्जिनिन में कन्वर्ट हो रहा है। और ये हमारा आर्जिनिन का जब क्लीवेज हो रहा है, जब ये आर्जिनिन हमारा ब्रेकडाउन हो रहा है तो क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा यूरिया सिंथेसाइज हो रहा है और ऑर्निथीन भी हमारा इसमें निकल रहा है। यही हमारी यूरिया साइकिल भी थी। ठीक है, चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज de novo सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। ओके, de novo सिंथेसिस इज अ न्यू सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड मेनली टेक प्लेस इन लीवर, किडनी, लैक्टिंग मेमरी ग्लैंड एंड ब्रेन। de novo सिंथेसिस क्या है? हमारी एक न्यू सिंथेसिस है किसकी? फैटी एसिड की। और ये कहाँ कहाँ होती है? बेसिकली हमारी लीवर में, किडनी में, लैक्टिक एसिड में, वो सॉरी जो हमारी लैक्टिंग ममेलरी ग्लैंड है उसमें, ब्रेन में। ठीक है, फैटी एसिड सिंथेसिस कंसिस्ट 3 फेज। ये हमारे 3 फेज कंसिस्ट करता है। फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ एसाइल कोएंजाइम फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोसोल। ठीक है, जो हमारा एसाइल कोएंजाइम है उसका ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है? साइटोसोल में। ठीक है, कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया से। ये हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? ये हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है। ओके, ये हमारा जब सिट्रेट बनता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? सिट्रेट सिंथेसिस प्रेजेंट में जाएगा और सिट्रेट को ट्रांसलोकेट करेगा फर्दर। सिट्रेट कहाँ जाएगा? साइटोसोल में। ठीक है, और ये कोएंजाइम से एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा। फिर ये ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, बेसिकली हम इस वाली रिएक्शन को लेके चलेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में। चलिए स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? ये हमारी बॉल मान लीजिए,
ठीक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल। तो ये क्या है, यहाँ से सबसे पहले प्यूरवेट ट्रांसपोर्ट है, ये क्या है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलेज, ये ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा है। ये ऑक्सिलो एसीटेट क्या है, यहाँ पे क्या निकल रहा है, एसिटाइल क्या यूज़ हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम में सिट्रेट सिंथेस की प्रेजेंट में सिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। ये सिट्रेट को क्या कर रहा है, ट्रांसलोकेट कर रहा है। और ये सिट्रेट के साथ साथ क्या है, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम भी हमारा साथ में ट्रांसलोकेट हो रहा है। फिर क्या होगा, ये साइटोसोल में चला जाएगा और सिट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट लाइजेस ये ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑक्जेलो एसीटेट इन द प्रेजेंट ऑफ सिस्टोलिक मैलेट डिहाइड्रोजनेस, ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये मैलिक एंजाइम भी ये क्या है, फर्दर पायरुवेट बनाएगा और ये पायरुवेट को ट्रांसलोकेट करेगा। इस तरीके से हमारी पूरी मैकेनिज्म चलती रहती है। तो हमें बेसिकली यूज़ किसका है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड है हमारा कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, तो क्या है, कार्बोक्सिलेशन होना है। और कार्बोक्सिलेशन क्या होता है हमारा, कार्बोक्सिलेशन क्या होता है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप का जो अटैचमेंट होता है उसको हम कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं बेसिकली। तो क्या हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम में बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज ये कन्वर्ट हो जाएगा मेलोनाइल कोएंजाइम में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टेप है इसका, विच इज़ रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, हमारा मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा और इट इज़ एन एलिपोसॉइड डाइमर टू आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड मोनोमर। ये दो आइडेंटिकल ये हमारे डाइमर होंगे और दो आइडेंटिकल हमारे पॉलीपेप्टाइड मोनोमर होंगे। मेडअप ऑफ 6 एंजाइम, किसके बने होंगे, 6 एंजाइम्स के, 1 एसिटाइल कैरियर ACP। ठीक है, एक क्या होगा उसमें ACP होगा और 6 एंजाइम होंगे। और वो 6 एंजाइम कौन कौन से हमारे, मोनोलाइन एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज MET। सेकेंड है हमारा कीटो एसाइल सिंथेस KS, एसिटाइल कीटो एसाइल रिडक्टेज हाइड्रेटेज। नेक्स्ट है इनॉल रिडक्टेज एंड थायोस्ट्रेज। ओके, ये हमारे, और ये इनकी शॉर्ट फॉर्म साथ में लिखी हुई है, MET KS KR HER, ये देख लीजिएगा। ठीक है, फर्दर चलते हैं हम अपने इसकी जो ये मोनोमर यूनिट बना रहा है। ठीक है, चलिए, दो मोनोमर 2 आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड क्या है, ये हमारी मोनोमर यूनिट है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये हमारा फंक्शनल डिवीजन हो रहा है, ये हमारा सब यूनिट डिवीजन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ये हमारी मोनोमर की ये क्या है, हमारी 2 मोनोमर यूनिट से मिलकर बना हुआ है। एक मोनोमर यूनिट हमारी ये है, एक मोनोमर यूनिट हमारी ये है। ठीक है, 2 हैं, कीटो एसाइल सिंथेस। ठीक है, सॉरी, एक ये है, एक हमारी ये है। चाहे आप इसको फंक्शनल डिवीजन में कट करें, चाहे सब यूनिट डिवीजन में कट करें, टोटल क्या है आपकी, ये और ये वाली आपकी सेम है, ये और ये सेम है। ठीक है, जैसे कीटो एसाइल सिंथेस एसिटाइल ट्रांससाइक्लेज MET। ठीक है, ये हमारी सिस और SS से हमारी ये अटैच है। एक मोनोमर यूनिट हमारी ये है, फिर डिहाइड्रेटेज, फिर सेकेंड एंजाइम है हमारा इसमें इनॉइल रिडक्टेज। नेक्स्ट है हमारा कीटो एसाइल रिडक्टेज, फिर एसिटाइल एसाइल कैरियर प्रोटीन ACP। ओके, लास्ट है हमारा थायोस्ट्रेज, और ये हमारी किससे कन्वर्ट अटैच है, SS से। एक हमारी मोनोमर यूनिट ये है, ये हमारी 2 सब यूनिट है जिससे मिलके हमारा एक मोनोमर बना है। टोटल ये हमारे 2 मोनोमर हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, जो अभी मैं पीछे बता रही थी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा मोनोमर ये है, सेकेंड मोनोमर ये है। ठीक है, फर्स्ट मोनोमर सेकेंड मोनोमर, जब हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, मेनोलाइन एसिटाइल ट्रांससाइक्लेज से। इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांससाइक्लेज ये क्या है, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा एसिटाइल मेलोनाइल एंजाइम में। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ कीटो एसाइल सिंथेस ये क्या है, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा 3 कीटो एसाइल एंजाइम में। नेक्स्ट क्या है, ये हमारा
इन द प्रेजेंस ऑफ 3 कीटो एसाइल रिडक्टेज, ये कन्वर्ट होता है 3 हाइड्रोक्सी एसाइल एंजाइम में। फिर जब हम इसको इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रेटेज, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है 2,3 अनसैचुरेटेड एसाइल एंजाइम में। इन द प्रेजेंस ऑफ इनाइल रिडक्टेज, ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा एसाइल C4 ब्यूटराइल एंजाइम में। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ एसाइल ग्रुप, जो हमारा एसाइल ग्रुप है उसका ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है, फर्स्ट में, ठीक है, मोनोमर 2 टू मोनोमर 1 ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर क्या होगा, जो ये 2 से 5 तक के जितने हमारे स्टेप थे, जब उनको हम 7 टाइम रिपीट कर देंगे इन द, क्या होगा, थायोस्ट्रेज की प्रेजेंट में पाल्मिटेट बनेगा विच इज C16 फैटी एसिड। ओके, ये था हमारा सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, सॉरी डिनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, ये हमारी यूनिट 4 स्टार्ट हो चुकी है। यूनिट 4 का हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA, राइट ए नोट ऑन जेनेटिक कोड हाइपरकोलेस्टेरोमिया, डिस्कस DNA रिपेयर मैकेनिज्म। स्ट्रक्चर ऑफ DNA बेसिकली क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, portion of DNA are called as gene. DNA is tightly wound into chromosomes and located in nucleus of cell. DNA cannot leave the nucleus. DNA कभी भी न्यूक्लियस को नहीं छोड़ता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा DNA इज डबल स्टैंडर्ड। आप सबने देखा होगा DNA क्या होता है हमारा, उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं। ओके, तो DNA की स्ट्रक्चर क्या होती है हमारी, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ DNA आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं हम उसको, न्यूक्लियोटाइड। 1 न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 चीज़ों से बना होता है, 5 कार्बन शुगर डीऑक्सी राइबोज, नेक्स्ट है फॉस्फेट, थर्ड वन है नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजिनस बेसिस। देयर आर 4 नाइट्रोजन, यहाँ पे 4 नाइट्रोजिनस बेसिस है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। ओके, और पेयर एडेनिन का थायमिन के साथ पेयर बना होता है, साइटोसिन का ग्वानिन के साथ पेयर बना होता है। ठीक है, 2 स्टैंड होते हैं, एक 5 एंड 2 3 एंड 3 एंड 2 5 एंड, ये हमारे 2 स्टैंड है। और यहाँ पे क्या है हमारा फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, शुगर मॉइटी है, ओके, क्या है हमारा पेंटोज शुगर है, ये फॉस्फेट है, और ये क्या है हमारे जो बेसिस है। ओके, 3 एंड और 5 एंड किसके बने होते हैं, ये हमारे बने होते हैं फॉस्फेट और शुगर मॉइटी के, और ये बीच में अटैच किससे होते हैं, जो इनके नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर अगर हम पढ़ें तो आर फॉर्म्ड बाय by the condensation of sugar, phosphate and one of the 4 bases. ओके, किस किस है, फॉस्फेट, नाइट्रोजिनस बेसिस एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर से। ओके, इट इज़ मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूट ऑफ शुगर फॉस्फेट एंड बेस प्रोजेक्ट इनसाइड। जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो हमारी 5 एंड 3 एंड है, ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है, सॉरी, और ये क्या है, जो बैकबोन है वो कंसिस्ट कर रही है शुगर और फॉस्फेट को, और जो बेस प्रोजेक्ट इनसाइड क्या है, इसमें हमारे जो हमारे नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। द 2 चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, दोनों की दोनों एंटी पैरेलल होती हैं। इट मीन्स 1 चेन हैज़ पोलैरिटी 5 to 3 एंड, जैसे मैंने इसमें दिखा रखा है, आप देखेंगे 5 to 3 एंड, और दूसरी क्या है हमारी 3 एंड to 5 एंड। नेक्स्ट क्या है, द बेस इज 2 स्ट्रैंड आर पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर। ठीक है, जो हमारे 2 स्ट्रैंड है वो हाइड्रोजन बेस पेयर से बने होंगे। ठीक है, एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जो ये बीच में जो हमारे नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, ये किससे अटैच होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन फॉर्मिंग बेस पेयर। एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थायमिन फॉर्म अपोजिट स्टैंड वाइस वर्सा। ठीक है, सिमिलरली ग्वानिन बॉन्ड विथ साइटोसिन विथ 3 H बॉन्ड। ग्वानिन साइटोसिन के साथ कितने बना रहे हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा।
हाइड्रोजन बॉन्ड, अ केमिकल बॉन्ड consisting hydrogen atom between two electronegative atom which one side covalent bond and the other binding and ionic bond. ठीक है, एक साइड पे क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा और अदर बाइंडिंग क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा. बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे इसमें. ये हमारा एक केमिकल बॉन्ड होता है जो कंसिस्ट करता है हाइड्रोजन एटम बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, उन्होंने क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, ये दोनों क्या है हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. यहाँ पे क्या है हमारा हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन एटम होगा बिटवीन टू बॉन्ड, वन साइड कोवलेंट बॉन्ड एंड अदर बाइंड क्या होगा हमारा आयनिक बॉन्ड. देखिए सर मैं बता रही थी ग्वानिन है और साइटोसिन है. यहाँ पे क्या है, एक है हमारा ऑक्सीजन, ये क्या है नाइट्रोजन. इनके हाइड्रोजन किससे अटैच होंगे, एक साइड पे कोवलेंट बॉन्ड होगा और एक साइड पे कौन सा बॉन्ड होगा हमारा आयनिक बॉन्ड, उसके थ्रू आपस में अटैच होंगे. फर्दर यहाँ पे भी यही है, ये तीनों क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं. और जैसे अभी हम देख रहे थे ग्वानिन और साइटोसिन क्या है, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं. और जो हमारे एडेनिन और थायमिन है, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए. आरएनए क्या है, जैसे डीएनए हमारी डबल स्टैंड थी, और इसी तरीके से जो हमारी आरएनए है वो क्या होगी, सिंगल स्टैंड. स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, आरएनए इज सिंगल स्टैंड एंड डज नॉट हैव एनी हैव टू स्टे इन द न्यूक्लियस. ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस में नहीं होता है, सिंगल स्टैंड होता है. आरएनए इज नॉट फाउंड इन क्रोमोसोम्स बिकॉज इट डज नॉट कैरी द जेनेटिक कोड. इसीलिए किस में नहीं होता है, न्यूक्लियस में नहीं होता है, क्योंकि ये क्रोमोसोम्स में नहीं होता है, क्योंकि ये जेनेटिक कोड कंसीडर नहीं करता है, कंसिस्ट नहीं करता है. हाउएवर इट कैन रीड डीएनए कोड एंड टेक इंफॉर्मेशन आउट टू द न्यूक्लियस. ये क्या होता है, डीएनए का कोड जो है उसे रीड करता है और जो इन्फॉर्मेशन है उसको न्यूक्लियस के बाहर लेके आता है. आरएनए की जो मेन जॉब है वो प्रोटीन बनाने में होती है. बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आरएनए जो होते हैं वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड, जस्ट लिंक डीएनए, जो कि हमारे डीएनए में लिंक होते हैं. सॉरी, जस्ट लाइक डीएनए, ए न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए स्टिल मेड अप ऑफ 3 इंपॉर्टेंट थिंग. जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं. पहला है 6 कार्बन शुगर राइबोस, ठीक है. सेकेंड है फॉस्फेट, थर्ड है नाइट्रोजन बेसिस. देयर आर 4 नाइट्रोजन बेसिस इन आरएनए. आरएनए में कौन कौन से होते हैं, पहला है हमारा साइटोसिन, सेकेंड वन है ग्वानिन, थर्ड है एडेनिन एंड फोर्थ वन है यूरेसिल. नाइट्रोजन बेसिस आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. फर्स्ट वन इज प्यूरिन एंड सेकेंड वन इज पिरिमिडिन. पिरिमिडिन जो होता है वो हमारा 6 मेंबर रिंग से बना होता है, और जो जिसमें हमारी फ्यूज होती है 5 मेंबर रिंग. ठीक है, 6 मेंबर रिंग और इसमें हमारी 5 मेंबर रिंग अटैच है. पिरिमिडिन होता है वो 6 मेंबर रिंग से बना होता है, जैसे साइटोसिन और यूरेसिल. न्यूक्लियोटाइड आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ ए शुगर, फॉस्फेट एंड वन ऑफ 4 बेसिस. जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, एक क्या है, बेस है, ओके, कंडेंसेशन ऑफ ए, ये क्या है हमारा शुगर मोइटी है, और एक क्या है हमारा फॉस्फेट ग्रुप. ये क्या है हमारा न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए. बेस, राइबोस शुगर, एंड ये हमारा क्या है फॉस्फेट. ओके, नेक्स्ट क्या है, देयर आर डबल स्टैंडर्ड आरएनए स्ट्रक्चर. आरएनए कैन फोल्ड बैक ऑन इटसेल्फ. ठीक है, क्या होता है, ये वापस से फोल्ड हो सकता है, डिपेंड ऑन बेस सीक्वेंस. इसके बेस ये किस पे डिपेंड करता है, इसके जो बेस हैं उनके सीक्वेंस पे. गिव स्टैंड, डबल स्टैंड एंड लूप सिंगल स्टैंड स्ट्रक्चर. ठीक है, टाइप ऑफ आरएनए. आरएनए हमारे कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली आरएनए हमारे 3 टाइप के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और नेक्स्ट वन है हमारा राइबोसोमल आरएनए. तो एमआरएनए है वो क्या है, ऑल मेंबर ऑफ द क्लास फंक्शन एज मैसेंजर कैरिंग द इंफॉर्मेशन इन द जीन टू द प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी. जितने भी मेंबर होंगे ऑफ द क्लास फंक्शन, जो भी मेंबर
मैसेंजर कैरियर की तरह जो हमारी जीन की इंफॉर्मेशन है उसको, उसके मैसेज को कैरी करके ले जाएंगे, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी तक। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर कैसी होगी इसकी, 5 टर्मिनल एंड होगा, कैप्ड बाई 7 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राई फॉस्फेट कैप, ठीक है। द कैप इज इन्वॉल्व इन द recognition of mRNA by the translating machinery. The stabilize mRNA by protecting it from 5 exonuclease. The 3 end of most mRNA have a polymer of adenylate residue. 5 टर्मिनल एंड है, वो कैप्ड होगा किससे, 7 मिथाइल ग्वानोसाइड ट्राईफॉस्फेट से, ठीक है। द कैप इज इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन, जो कैप है वो किस में इन्वॉल्व होगा, जो mRNA ऑफ mRNA बाय द ट्रांसलेटिंग मशीनरी, ठीक है। जो ट्रांसलेटिंग मशीनरी तक उसको जो मैसेज है उसको कैरी करके ले जाने में सबसे ज़्यादा हेल्प जो करता है वो कैप ही करता है। उसके बाद स्टेबलाइज mRNA बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम 5 एक्सोन्यूक्लियस, स्टेबलाइज करते हैं किसको, mRNA को, किससे, बाय प्रोटेक्टिंग किससे, 5 एक्सोन्यूक्लियस से इसको प्रोटेक्ट करके। 3 एंड ऑफ मोस्ट mRNA हैव ए पॉलीमर ऑफ एडिनाइलेट रेसिड्यू, जो तीसरा एंड है वो मोस्ट ऑफ द RNA वो क्या होगा, वो पॉलीमर ऑफ एडिनाइलेट रेसिड्यू होगा। नेक्स्ट है हमारा tRNA। tRNA की प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ऑल द tRNA molecules allow primary structure. The nucleotide sequence of all the tRNA molecules allow extensive, intrinsic, complementary that generate the secondary structure. जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा tRNA मॉलिक्यूल का, ठीक है, ट्रांसफर RNA मॉलिक्यूल्स का, वो एक्सटेंसिव, इंट्रा स्टैंड, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, वो क्या करेगा, अलाउ करेगा tRNA मॉलिक्यूल को, ठीक है, एक्सटेंसिव, इंट्रा स्टैंड, कॉम्प्लीमेंट्री, जो क्या है, जनरेट करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो हमारे tRNA हैं वो कंटेन करेंगे 5 आर्म्स ऑफ लूप को। 5 आर्म्स कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहला क्या है, एक्सेप्टर आर्म, ठीक है, एक्सेप्टर आर्म में क्या है, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सेकंड क्या है, एंटी कोडोन आर्म। थर्ड क्या है हमारी, डाईहाइड्रो यूरेसिल लूप। नेक्स्ट है हमारी थायमाइड, स्यूडो यूरिडीन साइटोसिन लूप। उसके बाद है हमारे वेरिएबल्स, एंड नेक्स्ट है हमारा एंटी कोडोन आर्म्स। नेक्स्ट है हमारा RRNA। RRNA क्या है, इन ए सिंगल स्टैंड ग्लोब्यूलर फॉर्म RRNA बाइंड विद प्रोटीन। सिंगल स्टैंड है, उसमें जो हमारा ग्लोब्यूलर फॉर्म है RRNA का, वो प्रोटीन से बाइंड करेगा टू मेक अप राइबोसोम्स विच आर देन यूज टू मेक द प्रोटीन, जो क्या करेगा, यूज़ करेगा उसको प्रोटीन बनाने में। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जेनेटिक कोड। बेसिकली जेनेटिक कोड क्या है, द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन mRNA मॉलिक्यूल विच एनक्लोज इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज नोन एज जेनेटिक कोड। जो सीक्वेंस होता है नाइट्रोजनस बेसिस का, इसमें मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल में, वो क्या है, वो हमारा एनक्लोज विच जो हमारी इंफॉर्मेशन रखता है, जो कि हमारी प्रोटीन को बनाने में, प्रोटीन को सिंथेसाइज में हेल्प करता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल को बनाने में, उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड। कोडोन क्या होता है, कोडोन होते हैं हमारे, कोडोन आर द ग्रुप ऑफ 3 एडजेसेंट बेस। जो हमारे ये 3 एडजेसेंट बेस हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, किसी भी अमाइनो एसिड की, कोई हमारे स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के जो ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जो 3 एडजेसेंट बेस हैं उनको क्या कहेंगे हम, कोडोन। जैसे इसमें हमारा अमाइनो एसिड 1 है, फिर अमाइनो एसिड 2 है, फिर अमाइनो एसिड 3 है, एडजेसेंट ग्रुप है, 3 एडजेसेंट बेस है
किसी भी एक अमाइनो एसिड को बनाने में हमारे क्या है, 3 एडजेसेंट बेस यूज़ हो रहे हैं। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट, द जेनेटिक कोड इज रिगार्डेड एज डिक्शनरी ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस दैट डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। जो जेनेटिक कोड है वो हमारे डिक्शनरी की तरह यूज़ होते हैं, किसके, न्यूक्लियोटाइड बेस की तरह, बेस के लिए, जो हमारे डिटरमाइन करते हैं सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड किसमें, प्रोटीन में। द कोडॉन इज कंसिस्ट ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड बेस। जो कोडॉन होता है वो हमारे 4 न्यूक्लियोटाइड बेस को कंसिस्ट करता है, प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन एंड पिरिमिडीन जो है वो क्या है हमारे, साइटोसिन एंड यूरेसिल। टोटल क्या है हमारे 4, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। दीज 4 बेसिस प्रोड्यूस 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो हमारे 4 बेसिस हैं वो क्या करेंगे, 64 डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन बनाएंगे कोडॉन के। ठीक है, जैसे कि हमारे इस टेबल में दिखाया गया है। जैसे कि आप इस टेबल में देख पा रहे होंगे, फर्स्ट बेस 5 एंड क्या है हमारा, और फिर यहाँ पे थर्ड बेस 3 एंड सेकेंड बेसिस। ओके, ये एक तरीके की हमारी जेनेटिक कोडिंग दिखाई गई है। ओके, ये क्या है हमारे कोडॉन्स है, जैसे इसमें देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, द 3 कोडॉन्स UAA, UAG and UGA do not code for amino acid. They act as a stop signal in protein synthesis. ये क्या है, ये हमारे अमाइनो एसिड नहीं होते हैं किसी भी प्रोटीन की सिंथेसिस में। ये क्या है, एक तरीके का स्टॉप सिग्नल की तरह वर्क करते हैं किसी भी प्रोटीन सिंथेसिस में। इन तीनों कोडॉन को अगर हम एक साथ क्या बुलाते हैं, टर्मिनेशन कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन। ओके, जो भी ये कोडॉन है जो कि इस प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप की तरह सिग्नल देते हैं, उन तीनों को हम साथ में क्या बुलाएंगे, टर्मिनेशन कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन। द कोडॉन UAG, UAA, UGA आर ऑफ्टन रिफर टू रेस्पेक्टिवली एम्बर, ओचर एंड ओपल कोडॉन। ओके, इन्हीं कोडॉन को हम किस किस नाम से जानते हैं, एम्बर, ओचर एंड ओपल कोडॉन। ओके, द कोडॉन UAG एंड sometimes GUG are the chain initiation codon। अभी तक वो क्या थे हमारे टर्मिनेशन कोडॉन, और ये जो हमारे AUG हैं और ये GUG है, ये क्या है हमारे इनिशिएशन, किसी भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करने के लिए क्या है, जो इनिशिएट कोडॉन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोडॉन। ट्रिपलेट कोड, ट्रिपलेट कोड क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड ऑफ mRNA अरेंज एज ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ कोडॉन। ईच कोडॉन कंसिस्ट ऑफ 3 सक्सेसिव नाइट्रोजन बेसिस। द कोडॉन इज ट्रिपलेट कोडॉन। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं mRNA के, वो क्या है हमारे लीनियर सीक्वेंस में होते हैं, लीनियर सीक्वेंस ऑफ कोडॉन। ठीक है, क्या होगा, लीनियर सीक्वेंस होंगे। ईच कोडॉन कंसिस्टिंग, जो भी हमारा कोडॉन है वो क्या है, 3 सक्सेसिव नाइट्रोजिनस बेस कंसिस्ट करेगा। द कोड इज ट्रिपलेट कोडॉन। उस कोड को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन। ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। नेक्स्ट है नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग क्या है, इज ए in translating mRNA molecules the codon do not overlap but are read sequentially। जब ट्रांसलेटिंग mRNA है उसमें क्या है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल द कोडॉन डू नॉट ओवरलैप, जो कोडॉन है वो ओवरलैप नहीं करते हैं बट क्या करेंगे, रीड सिक्वेंटली। ए नॉन ओवरलैपिंग कोड मीन्स दैट अ बेस इन mRNA नॉट यूज टू डिफरेंट कोडॉन। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारे कोड हैं वो हमारे डिफरेंट बेस के जो हमारे वो डिफरेंट कोडॉन की तरह यूज़ नहीं होंगे। इन केस ऑफ इन ओवरलैपिंग कोड इज सिंगल चेन इन द बेस सीक्वेंस विल बी रिफ्लेक्टेड सब्स्टिट्यूशन ऑफ मोर देन 1 अमाइनो एसिड इन कोरस्पॉन्डिंग प्रोटीन। इन केस ऑफ अगर ओवरलैपिंग हो रही है कोड की,
तो जो हमारा सिंगल चेन है, सिंगल चेन वो क्या आएगा, द बेस सीक्वेंस विल बी रिफ्रैक्टेड सब्स्टिट्यूशन ऑफ मोर देन वन अमाइनो, वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा किसको, एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड को, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारी कॉमालेस। कॉमालेस द जेनेटिक कोड जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो कॉमालेस होता है, जिसका मतलब होता है जो हमारा कोडॉन है वो क्या है, हमारा रिजर्व पंक्चुएशन है। इट मीन्स दैट ऑब्टेन अमाइनो एसिड द सेकेंड अमाइनो एसिड विल ऑटोमेटिकली कोडेड बाय नेक्स्ट 3 लेटर एंड 3 नंबर लेटर आर वेस्टेड एज पंक्चुएशन मार्क। जैसे कोई भी हमारा अमाइनो एसिड होता है, 3 लेटर हैं, ठीक है, मतलब जो कोड होते हैं हमारे अमाइनो एसिड के, वो 3 लेटर के बाद, ये 3 अल्फ़ाबेट के बाद जो हमारे 3 अमाइनो एसिड के कोड होते हैं, उसके बाद वहाँ पे नेक्स्ट हमारी पंक्चुएशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये सिंबल होता है 3 नंबर लेटर के बाद। नॉन एम्बिगियस क्या होते हैं, ये कोड मीन्स दैट ए पर्टिकुलर कोडॉन विल ऑलवेज कोड फॉर द सेम अमाइनो एसिड, ठीक है। ये क्या है, पर्टिकुलर कोड होते हैं किसके लिए, सेम अमाइनो एसिड्स के लिए। और इन केस एम्बिगियस कोड, द सेम कोडॉन कुड हैव डिफरेंट मीनिंग। जो सेम कोडॉन होते हैं उनमें डिफरेंट मीनिंग होते हैं। जो सेम कोडॉन कुड कोड 2 और मोर देन 2 अमाइनो एसिड। जो सेम कोडॉन होते हैं वो 2 से ज़्यादा अमाइनो एसिड कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोलैरिटी, ठीक है। पोलैरिटी क्या है, द कोड इन ऑलवेज रीड इन फिक्स डायरेक्शन, ठीक है। जो हमारा कोड है वो हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में होगा। इन अदर वर्ड द कोडॉन हैज़ अ पोलैरिटी, जो हमारा कोडॉन है उसमें पोलैरिटी होगी। रीडिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट विल स्पेसिफाई फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड। जो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जो हमारे अमाइनो एसिड होते हैं, जो कोड होते हैं, वो मतलब जो हम उसको रीड करते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ और राइट से लेफ़्ट की तरफ, वो क्या होंगे, स्पेसिफाई करेंगे फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड। डीजनरेट ये क्या है, मोर देन 1 कोडॉन में स्पेसिफाई द सेम अमाइनो एसिड, दिस इज कॉल्ड डीजनरेशन ऑफ कोड। एक से ज़्यादा कोडॉन, ठीक है, वो क्या होंगे, स्पेसिफाई होंगे सेम अमाइनो एसिड, दिस कॉल्ड क्या है, डीजनरेसी ऑफ द कोड। 2 टाइप डीजनरेसी कोड होता है, एक होता है हमारा पार्शियल, दूसरा होता है हमारा कंप्लीट डीजनरेसी। जो पार्शियल होता है वो क्या होता है, जब हमारे फर्स्ट जो 2 नंबर के न्यूक्लियोटाइड हैं वो डीजनरेट, जिनके डीजनरेट कोडॉन है वो क्या है, डिफरेंट होंगे। और कंप्लीट डीजनरेशन ये कब होते हैं कि जब हमारे 4 बेसेस होते हैं वो थर्ड पोजीशन पे, बेस कैन टेक थर्ड पोजीशन एंड स्टिल कोड फॉर द सेम अमाइनो एसिड है, थर्ड पोजीशन पे आ जाए और जो कोड है वो सारे अमाइनो एसिड का सेम रहे। यूनिवर्सल ये लास्ट वन है, इसमें क्या है, सेम जेनेटिक कोड इन फाउंड इन वैलिड फॉर ऑर्गेनिज्म रेंजिंग फ्रॉम बैक्टीरिया टू मैन। सेम जेनेटिक कोड होता है, ठीक है, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में। नेबर हैज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट जेनेटिक कोड में हैव, जो मतलब जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने बताया था कि जो जो नाइबर्स उन्होंने क्या बताया था कि जो हमारे जेनेटिक कोड हैं उन्हें डेवलप किया था वो जो डेवलप हुए थे कब हुए थे, 3 बिलियन ईयर्स पहले ही क्या हुआ था, पहला कोड हमारा था वो फर्स्ट बैक्टीरिया था, उसमें कोड डेवलप हुआ था। इट हैज़ चेंज वेरी लिटिल थ्रू आउट द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, ये बहुत थोड़े से अमाउंट में ही इसमें चेंज होता है। जब हम इसे इवेल्यूएट करते हैं तो बहुत थोड़े से अमाउंट में इसकी जो इसका डीएनए होता है या फिर जो हमारे इसके कोड होते हैं उसमें चेंज आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइपर कोलेस्ट्रोमिया। ये क्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो नोन एज हाइपर कोलेस्ट्रोमिया इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर
फॉर हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक। ये क्या है, मेजर रिस्क फैक्टर है किसके लिए, हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक के लिए। अब नॉर्मल लेवल ऑफ LDL कोलेस्ट्रॉल एंड HDL कोलेस्ट्रॉल ट्रीटेड विद अ लो फैट डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन सच एज स्टेटिन्स। ठीक है, अब नॉर्मल लेवल किसका, लो डेंसिटी लिपिड एंड हाई डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल, ये क्या होगा, जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैट डाइट, ठीक है, एक्सरसाइज, मेडिकेशन जैसे स्टेटिन्स हो गए। इंक्रीज इन प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल, जो प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल है उसकी कंसंट्रेशन में जब बढ़ जाती है तो हाइपर कोलेस्ट्रोमिया वाली प्रॉब्लम आती है। इस ऑब्जर्व इन मैनी, ये क्या होता है, बहुत सारे डिसऑर्डर लेके आती है। सबसे पहला क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस किसकी वजह से होता है, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, ठीक है, वो बढ़ जाए, उसकी सिंथेसिस बढ़ जाए, सिंस द अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इज़ इंक्रीज। ठीक है, जब क्या हो, जब एसिटाइल कोएंजाइम ए की अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाए और हमारे कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस भी बढ़ जाए। हाइपरथायराइड, ये क्या है, ये हमारे डिक्रीज इन द HDL रिसेप्टर ऑन हेपेटोसाइट्स, जो हमारा हिपेटोसाइट्स है वहाँ पे अगर HDL का रिसेप्टर अगर कम हो जाए, HDL का लेवल कम हो जाए, तो क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, ये क्या है, ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इन द एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल थ्रू बाइल। क्या होता है, जब हमारे एक्सक्रीशन होता है कोलेस्ट्रॉल का, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल है वो बाइल के द्वारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा, हमारे जॉइंटिस की प्रॉब्लम आती है। कोरोनरी हार्ट डिजीज़, इसमें क्या है, ये मेन रिस्क होता है किसका, हाई कोलेस्ट्रॉल का। इन कोरोनरी हार्ट डिजीज़, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें जो आपकी आर्टरीज़ है उसमें क्या होता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है। जब आर्टरीज़ में फैट डिपॉजिट हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, ओवर द टाइम जो प्लैक जमा हो जाएगा, जब जो कोलेस्ट्रॉल है वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है, आर्टरीज़ में जाके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आर्टरीज। एट्रियल स्क्लेरोसिस, दिस कॉज आर्टरीज बिकम नैरो, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी आर्टरीज है जब उसमें फैट डिपॉजिट हो गया, प्लैक जमा हो गया, तो क्या होगा, जो आपकी आर्टरीज का साइज़ है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी ब्लड का फ्लो है वो हार्ट की मसल्स में कम हो जाएगा। जब ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा तो क्या होगा, एंजाइना की कॉज करेगा। ठीक है, स्ट्रोक ड्यू टू द इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल दैट लीड्स, जब क्या होगा, ब्रेन की जो ब्रेन है वो क्या होगा, वो नैरो हो जाएगा, इवन ब्लॉक हो जाएगा, तब हमको क्या होता है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द साल्वेज पाथवे ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine बायोसिंथेसिस। साल्वेज पाथवे ड्यू टू रिकवर बेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम प्यूरिन ड्यूरिंग द डिग्रेडेशन ऑफ DNA एंड RNA। जब DNA और RNA का डिग्रेडेशन होता है तो क्या होता है, हमारे रिकवर होते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, रिकवर होते हैं हमारे क्या, बेसिस न्यूक्लियोसाइड, जैसे फ्री प्यूरिन्स हो गए, एडेनिन, ग्वानिन, हाइपोजेंथिन आर फाउंड इन द नॉर्मल टर्नओवर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द डाइटरी सोर्स। डाइटरी सोर्स से मिलते हैं और न्यूक्लिक एसिड के जब वो ब्रेक डाउन होता है, उसका डिग्रेडेशन होता है उस टाइम पे भी। जैसे एडेनिन हो गया, एडेनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में क्या होगा, ये AMP में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्वानिन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंट में GMP में कन्वर्ट हो जाएगा। और हाइपोजेंथिन है वो हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंट में IMR में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली क्या होगा, जो साल्वेज पाथवे वो pyrimidine के लिए क्या है, फ्यू pyrimidine बेसिस आर साल्वेज इन ह्यूमन सेल्स। किसमें बोलते हैं, ह्यूमन सेल्स में देयर आर 2 एंजाइम डेट कैटलाइज द रिएक्शन साल्वेज पाथवे, दे आर यूरेसिल फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज ERT एंड थायमिन काइनेज। ठीक है, थायमिडीन काइनेज, ये क्या है, 2 एंजाइम हैं जो कैटलाइज करते हैं रिएक्शन को साल्वेज पाथवे की,
ठीक है। पहला क्या है UPRT, दूसरा क्या है थायमिडीन काइनेज। यूरेसिल है, ठीक है। PRPP से जब इसकी रिएक्शन हुई तो ये UMP में कन्वर्ट हो गया। थायमिडीन है, जब इसकी रिएक्शन ATP से हुई इन द प्रेजेंस ऑफ थायमिडीन काइनेज, ये क्या हुआ TMP और ADP में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। साल्वेज पाथवे ऑफ pyrimidine nucleoside is the basic for using uridine in the treatment of hereditary uric acid urea, ठीक है। जो साल्वेज ऑफ pyrimidine न्यूक्लियोसाइड है वो बेसिक किसके लिए होते हैं और किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, यूरिडीन इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेरिडेटरी ऑरिक एसिड यूरिया की ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा DNA रिपेयर मैकेनिज्म। DNA रिपेयर इज अ collection of process by which a cell identify and correct the damage of DNA molecule that encode in its genome। क्या होता है, जैसे आपकी जो DNA है उसमें कोडिंग होती है, जैसे अभी हम देख रहे थे GC, तो क्या होता है कई बार क्या होता है इनमें क्या होता है कि इसमें डैमेज हो जाता है। तो डैमेज को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, DNA मॉलिक्यूल्स को वो क्या करते हैं एनकोड करते हैं इसके जीनोम्स को। दिस में बी अचीव इन 4, इसके 4 मैकेनिज्म हैं। पहला है बेस एक्सीजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, मिसमैच रिपेयर एंड लास्ट वन है डबल स्ट्रैंड ब्रेकेज रिपेयर। फर्स्ट वन बेस एक्सीजन रिपेयर, इसमें क्या है द बेस साइटोसिन एडेनिन ग्वानिन कैन अंडरगो स्पॉन्टेनियस डिफ्यूरिनेशन टू रेस्पेक्टली फ्रॉम यूरेसिल हाइपोजेंथीन एंड जेंथीन। क्या होगा, जो हमारे बेस हैं साइटोसिन एडेनिन ग्वानिन कैन, ये क्या होंगे स्पॉन्टेनियस डिफ्यूरिनेशन करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द यूरेसिल हाइपोजेंथीन एंड जेंथीन। रिमूवल ऑफ द बेसिस एंड ग्लाइकोसाइलेज ए बेसिक शुगर रिमूवल रिप्लेसमेंट। क्या होगा, नॉर्मल DNA है, यहाँ पे क्या है ये हमारा डिफेक्टिव DNA है, यहाँ पे क्या हुआ हमारा यूरेसिल DNA ग्लाइकोलाइगेज गया, उसके बाद क्या हुआ इसने इसमें करेक्शन किया जो भी इसमें प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद क्या हुआ एंडोन्यूक्लियस गया, फिर क्या हुआ हमारे यहाँ पे DNA पॉलीमरेज जाएगा, वो इसमें फर्दर करेक्शन करेगा DNA पॉलीमरेज और DNA लाइगेज में। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। इसमें क्या होगा, रिमूवल होगा DNA फ्रेगमेंट का, ठीक है, 30 एंटी लेंथ से, और रिप्लेसमेंट होगा जो हमारे डिफेक्ट है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन एंड अनवाइंडिंग होगी इसकी, कटिंग ऑफ सेकेंड साइड, यहाँ से कटिंग होगी, रिमूव ऑफ डिफेक्टिव ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, यहाँ से जो डिफेक्टिव ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डिग्रेडेशन ऑफ डिफेक्टिव DNA एंड रीसिंथेसाइज एंड इसके बाद क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा किसका, डिफेक्टिव, जो हमारा डिफेक्टिव DNA है वो फिर क्या होगा यहाँ पे रीसिंथेसाइज एंड रीजनरेशन होगा उसका। फिर ये क्या हुआ, हमारा जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई और हमारा जो DNA है वो रिपेयर हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा मिसमैच रिपेयर। मिसमैच में क्या है कि कई बार क्या होता है जो हमारे कोड है, ठीक है, वो क्या हुआ सिंगल स्टैंड में कई बार उसमें मिसमैचिंग आ जाती है, तो क्या करेगा ये उसको जो उसकी मिसमैचिंग है, जैसे सिंगल स्टैंड है, ठीक है, कट बाई GACT एंडो न्यूक्लियर, उसने क्या किया इसको कट किया। अगर मान लो यहाँ पे डिफेक्ट आया था, ठीक है, तो इसने इसको कट कर दिया, कट करके क्या किया यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस गया, उसने क्या किया जो भी न्यूक्लियोटाइड जैसे कोडिंग होती है AT G इनमें कोडिंग होती है, तो उसकी कोडिंग में कोई हमारा कोड गलत लग गया,
तो क्या करेगा, उसको जाके पहले कट करेगा, कट करने के बाद यहाँ पे आपका दूसरा जो भी करेक्ट न्यूक्लियोटाइड होगा उसको लगाएगा, फिर एक्सोन्यूक्लियस जाएगा, वो उसको बाहर निकालेगा, डीएनए पॉलीमरेज जाएगा, उसको करेक्ट करेगा, फिर लाइगेज जाएगा, उसको बाइंड करेगा, कंप्लीट करेगा, उसको पूरा जिस पोजीशन में है उसमें लाइगेट कर देगा, और फर्दर आपका क्या है डीएनए वो करेक्ट हो जाएगा। लास्ट है आपका डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर। इसमें क्या होगा, जो हमारा ये डेंजरस होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोम होता है ये ट्रांसलोकेशन होता है, जो हमारा ब्रोकन क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, और क्या होता है फाइनली सेल डेथ हो जाती है। तो इसे हम रिपेयर कर सकते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एंड नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग, ठीक है। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन ये क्या होता है, ईस्ट में होता है, जबकि जो मैमल्स में होता है वो क्या होता है नॉन होमोलोगस, और जॉइनिंग डोमिनेट, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज डिस्क्राइब कोएंजाइम विद इट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कोएंजाइम्स क्या होते हैं, कोएंजाइम्स आर हीट स्टेबल डायलाइजेबल एंड नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ द एंजाइम। बेसिकली जो हमारे कोएंजाइम्स होते हैं वो हीट स्टेबल होते हैं, डायलाइजेबल होते हैं, नॉन प्रोटीनियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो क्या करते हैं हमारी और प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं एंजाइम को। बेसिकली कोएंजाइम्स हमारे क्या होते हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल या फिर ऐसे कंपाउंड होते हैं या ऐसे एंजाइम होते हैं जो हमारी कोई भी आप कह सकते हैं एंजाइम की जो फंक्शनिंग है उसे इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं कोएंजाइम। जैसे हमारा FAD हो गया, FAD प्लस हो गया, NAD प्लस हो गया, ये क्या हुआ है, ये हमारे कोएंजाइम्स हैं। ये क्या करते हैं एंजाइम्स के वर्क को इनिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी फंक्शनिंग को इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं। स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे एक दी है FMN की, ठीक है, ये क्या है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ कोएंजाइम्स फॉर ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, सुगर फॉस्फेट, कोएंजाइम एसएच, थायमीन, पायरोफॉस्फेट, बायोटिक एसिड, कोबामाइड कोएंजाइम्स फॉर ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन। इसके लिए क्या है NAD प्लस, NADP प्लस, कोएंजाइम Q एंड FMN एंड FAD। फंक्शन, देयर फंक्शन इज यूजुअली एक्सेप्ट एटम और ग्रुप्स फ्रॉम ए सबस्ट्रेट टू ट्रांसफर देम अदर मॉलिक्यूल। इनका काम क्या होता है, एक्सेप्ट करना एटम को और ग्रुप्स को फ्रॉम ए सबस्ट्रेट एंड ट्रांसफर टू अदर मॉलिक्यूल। दे आर लेस स्पेसिफिक देन आर एंजाइम एंड द सेम कोएंजाइम कैन एक्ट एज सच इन नंबर ऑफ डिफरेंट रिएक्शन। ये क्या होंगे, लेस स्पेसिफिक होते हैं, लेस स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो सेम कोएंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, सच in a number of different reaction. Coenzyme are also attached to the protein at a different but adjacent site so as to be a position to accept the atom group which are removed from the substrate. Coenzyme क्या होते हैं, ये हमारे प्रोटीन के साथ अटैच भी होते हैं और डिफरेंट एडजेसेंट साइट पे, सो एज टू बी इन अ पोजीशन टू एक्सेप्ट करने की पोजीशन में क्या होंगे, ग्रुप और एटम को जब एक्सेप्ट करते हैं विच आर रिमूव फ्रॉम द सबस्ट्रेट, जो कि सबस्ट्रेट से रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। NAD प्लस कोएंजाइम्स फंक्शन एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर एंड डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, इसमें यूज होते हैं। द चीफ फंक्शन ऑफ कोएंजाइम इज टू कैरी असाइल ग्रुप, दे आर यूज्ड इन द ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एसिटाइलेशन, ठीक है। चीफ फंक्शन क्या है इसका कोएंजाइम ए का, इज टू कैरी असाइल ग्रुप, ठीक है, दे आर यूज टू ऑक्सीडेशन
इन द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें यूज़ होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एसिटाइलेशन। पायरुविक एसिड में और डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड एसिटाइलेशन रिएक्शन में यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, give the derivation of Michael-Mention equation, also explain various factors affecting enzyme activity, define enzyme kinetics and write down the properties of enzymes। ठीक है, ये दोनों बेसिकली सेम ही क्वेश्चन है। एंजाइम काइनेटिक्स क्या होता है? एंजाइम काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट आर कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम। ठीक है, ये क्या होती है हमारी एंजाइम काइनेटिक्स? ये स्टडी होती है किसकी? केमिकल रिएक्शन की, जो कि हमारी कैटेलाइज्ड होती है किसके द्वारा? किसी भी एंजाइम के द्वारा। एंजाइम्स क्या होते हैं हमारे? एंजाइम्स आर यूजुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट आर मैनिपुलेट अदर मॉलिक्यूल्स इन द एंजाइम सबस्ट्रेट। ठीक है, काइनेटिक स्टडी ऑफ एंजाइम ओनली बाइंड टू सबस्ट्रेट सच एज ट्राइफॉस्फेट आइसोमरेज। ठीक है, बेसिकली जो हमारे एंजाइम काइनेटिक्स होते हैं वो किसी भी केमिकल, जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उसको कैटलाइज करने के लिए जो भी हमारे एंजाइम यूज़ होते हैं उसकी स्टडी जो की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? एंजाइम काइनेटिक्स। बेसिकली इसके लिए हमारी दो मैकेनिज्म डिवाइड होती हैं। पहली क्या है? सिंगल सबस्ट्रेट मैकेनिज्म, एंजाइम दैट ओनली बाइंड टू द वन सबस्ट्रेट। मल्टीपल सबस्ट्रेट मैकेनिज्म, एंजाइम बाइंड टू द मल्टीपल सबस्ट्रेट। ठीक है, माइकल मेंशन इक्वेशन, ये जो थी हमारी इक्वेशन, ये जो हमारे ये मॉडल जो था फॉर, ये क्या है? बेसिकली मॉडल है फॉर एंजाइम काइनेटिक, जो कि प्रपोज्ड हुआ था किसके द्वारा? माइकल एंड मेंशन के द्वारा इन 1913। ठीक है, एंजाइम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? ई से। चलो बेसिकली एक रिएक्शन लिखते हैं पहले। हम किसके लिए है? ये हमारा बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए। और बायोकेमिकल रिएक्शन में एंजाइम, जिसमें एंजाइम यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उसकी स्टडी के लिए। तो हमें क्या क्या चाहिए इसमें? एंजाइम, सबस्ट्रेट, ठीक है, K3E+P। अच्छा, जो हमारे E है वो क्या है? हमारे एंजाइम। S क्या है? सबस्ट्रेट। जब इसको कंबाइंड कर दिया तो ये हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। और E+P क्या है? हमारा प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब क्या है हमारा? K1, K2, K3, ये तीनों क्या है हमारे? वेलोसिटी कांस्टेंट। एंड Km क्या है हमारा? माइकल मेंशन कांस्टेंट। और हम Km को क्या लिख सकते हैं? Km = K2 + K3/K1। ठीक है, जो हमारी टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन है, हम टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन को E1 से डिनोट कर रहे हैं और इसको हम क्या लिख रहे हैं? E + ES। ठीक है, टोटल एंजाइम प्लस ये क्या है हमारी? टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन। फ्री एंजाइम कितना है? जो हमारा टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन है उसमें से ES को माइनस कर दो तो हमारा क्या है? ये फ्री एंजाइम बचा। उसके बाद क्या है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वो क्या है? S। इनिशियल वेलोसिटी V0, मैक्सिमम वेलोसिटी V मैक्सिमम, हाफ वेलोसिटी कितनी होगी? Km। और यहाँ से हम Km की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज़ हाफ V मैक्स। ओके, और Km क्या है हमारा? वेलोसिटी भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन क्या है इसकी? जैसे हमारी रिएक्शन लिखी हुई है और हमारे पास क्या है? V0 की वैल्यू है V0 = K3ES। हमने पीछे पढ़ा था रेट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं?
ई एस से। ये क्या है हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ ई एस, ठीक है, जो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मेशन। उसके बाद K1, वो क्या हो रहा है हमारा K1 ES, ठीक है। हमारे पास E की वैल्यू है, E की वैल्यू क्या थी हमारी, E की वैल्यू E इज इक्वल टू E1, क्या थी हमारी E इज इक्वल टू E1 ES। तो हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हुआ E1 माइनस ES, ये क्या हुआ हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन। उसके बाद क्या हुआ रेट ऑफ ब्रेकडाउन। रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES, वो क्या होगा हमारा K2 ES प्लस K3 ES, ठीक है। ये क्या है हमारा रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES। अब हम क्या करेंगे यहाँ से K2 प्लस K3 हमने क्या किया कॉमन ले लिया, हमारा क्या बचा ES बचा। उसके बाद अगर हम स्टेडी स्टेट में आए जहाँ पे ये स्टेबल रहे, तो उसके बाद क्या होगा अगर हम इसे स्टेडी स्टेट में रख दें। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब हमारी एक तरीके से कांस्टेंट चलने लगती है उसको बोलते हैं हम स्टेडी स्टेट। जब इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी तो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा उतना ही हमारा रेट ऑफ ब्रेकडाउन होगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। सॉरी, चलो इसको पहले सॉल्व कर लें। K1 यहाँ पे हमने E की वैल्यू रखी थी, E की वैल्यू क्या थी E1 माइनस ES, तो E1 S माइनस ES इंटू S। रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन। तो हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या था K1 E1 S माइनस ES इंटू S इज इक्वल टू K2 प्लस K3 ES। K1, अब क्या हुआ इसको हम इस तरफ ले जा सकते हैं, तो क्या बना हमारा K2 प्लस K3 इंटू ES। ये माइनस में था यहाँ जाके प्लस में हो गया ES S K1 E1 S इज इक्वल टू, दोनों में से हमने ES कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा K2 प्लस K3 प्लस S। अब यहाँ से हमने ES की वैल्यू निकाली, तो ES क्या हुआ, ये ES था K1 E1 S अपॉन K2 प्लस K3
प्लस एस। अगर हम इस K1 को नीचे लेके जाएं तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ES इज इक्वल टू E1 K2 प्लस K3 अपॉन K1 प्लस S। अभी हमने एक चीज़ देखी थी कि जो हमारी Km की वैल्यू है वो क्या थी, Km की वैल्यू K2 प्लस K3 अपॉन 1, K2 प्लस K3 अपॉन 1। तो हमारी ES यहाँ से क्या निकल के आई, ES इज इक्वल टू E1 S अपॉन Km प्लस S। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे, अगर हम इसको V नॉट के टर्म में एक्सप्रेस करें तो क्या होगा हमारा, अगर हम इसको V नॉट की टर्म में, तो हमारा अगर हम K3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, यहाँ भी या यहाँ भी, तो हमारी क्या इक्वेशन बनी, K3 ES इज इक्वल टू K3 E1 S अपॉन S प्लस K। आगे हमने क्या किया यहाँ पे, जो हमारा V नॉट था वो क्या था, V नॉट था हमारा K3ES। ठीक है, तो V नॉट इज इक्वल टू K3 E1 S अपॉन S प्लस Km। अच्छा, हमने V मैक्स की वैल्यू देखी थी, अगर हम V मैक्स को, जब हमारा S है वो ग्रेटर देन किससे होगा, V नॉट से, तो क्या होगा, V मैक्स बनेगा। और V मैक्स को हम क्या करें, लिखेंगे K3 E1, तो V नॉट की वैल्यू क्या आएगी हमारी, V मैक्स इंटू S अपॉन S प्लस Km। ये है हमारी माइकल मेंशन इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें था हमारा फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे एंजाइम एक्टिविटी को। सबसे पहला इसमें टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू अ मैक्सिमम देन डिक्लाइन। ठीक है, अगर कोई भी एंजाइम रिएक्शन है वो जैसे जैसे उसमें एंजाइम की वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एंजाइम जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी तो वैसे वैसे उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट पे जाके क्या होगा, जैसे जैसे उसका हाईएस्ट टेम्परेचर, जब उसका मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंच जाएगा, देन क्या होगा, फिर से वो डिक्लाइन करने लगेगा और तब क्या होगा, ये बेल शेप कर्व हमें ऑब्जर्व दिखेगा। ठीक है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। जैसे ही टेम्परेचर आपने एक पॉइंट से ज़्यादा बढ़ा दिया तो वैसे ही क्या होगी, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ पीएच, सेम पीएच का भी है, इंक्रीज इन पीएच। ठीक है, इन्फ्लुएंस द एंजाइम एक्टिविटी एंड बेल शेप कर्व नॉर्मली ऑब्टेन। जैसे जैसे आप पीएच को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी और जैसे जैसे फिर क्या होगा, एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाके ये क्या होगी,
इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फिर क्या होगी, धीरे 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 जैसे जैसे आप इसकी पीएच को इंक्रीज़ करते जाएंगे क्या होगी, फर्दर ये डाउन होती चली जाएगी। नेक्स्ट है इसका इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट। एक्यूमुलेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट जनरली डिक्रीज इन एंजाइम वेलोसिटी। सर्टेन एंजाइम प्रोडक्ट combined with it their active side of enzyme to form a loose complex that inhibit the activity। क्या होगा, जो हमारा एक्यूमुलेशन होगा रिएक्शन प्रोडक्ट का जनरली क्या होगा, डिक्रीज करेगा किसको, एंजाइम वेलोसिटी को। सर्टेन एंजाइम दस प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट के साथ कंबाइंड होंगे एक्टिव साइड पे ऑफ एंजाइम फ्रॉम अ लूज कॉम्प्लेक्स, दस क्या करेंगे ये इनहिबिट करेंगे किसको, एंजाइम की एक्टिविटी को। इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर, ये क्या होगा, सम ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड सर्टेन इनऑर्गेनिक मेटेलिक, या कुछ जो हमारे एंजाइम्स होते हैं उनके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, मेटेलिक कैटायंस की। फॉर देयर ऑप्टिमम एक्टिविटी एनायंस आर ऑल्सो नीड फॉर एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, एनायंस भी ज़रूरी होते हैं हमारे इसकी एंजाइम एक्टिविटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी वैसे वैसे क्या है, वेलोसिटी भी इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, ये क्या करेगा, जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे क्या होगा, एंजाइम की वेलोसिटी भी बढ़ती रहेगी इसकी। जैसे ही इसकी वेलोसिटी हाफ पहुंचेगी, ठीक है, पहले हाफ वी मैक्स पहुंचेगी, फिर क्या होगा, इसकी वेलोसिटी हायर पीक पे पहुंच जाएगी। जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी वैसे वैसे ही इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, और एक पॉइंट पे जाके क्या होगी, ये हमारी रुक जाएगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम, एंजाइम की क्या प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कोलाइडल होता है नेचर में, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनएक्टिव होता है 60 डिग्री टेम्परेचर पे, थर्मोलाइबल होता है एंजाइम, और एक्टिवेट होता है 100 डिग्री। कुछ थर्मोलाइबल एंजाइम होते हैं जो कि हमारे 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब स्मॉल अमाउंट में सल्फर को भी कंटेन करते हैं, हार्मोन को भी सिक्रेट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट की तरह यूज़ होते हैं। एंजाइम इंक्रीज द और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं ये। ठीक है, हाईली स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। पर्टिकुलर एंजाइम कैन कैटलाइज, जो भी पर्टिकुलर एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। ठीक है, एंजाइम क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज एंजाइम, एक्सप्लेन द नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम अकॉर्डिंग टू IUPMP सिस्टम। एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स आर सॉल्युबल कोलाइडल ऑर्गेनिक कैटलिस्ट फॉर्म बाय लिविंग सेल्स, स्पेसिफिक इन एक्शन, प्रोटीन इन नेचर, इनएक्टिव एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड डिस्ट्रॉय बाय मॉइस्ट हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस। एंजाइम्स क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, कोलाइडल ऑर्गेनिक कैटलाइज्ड फॉर्म होते हैं, किससे फॉर्म होते हैं, लिविंग सेल्स, स्पेसिफिक इन एक्शन, प्रोटीन इन नेचर, इनएक्टिव एट किस पे होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, और डिस्ट्रॉय बाय मॉइस्ट हीट कितने पे 100 डिग्री सेल्सियस पे। बेसिकली जो हमारे एंजाइम होते हैं ये बायो कैटलिस्ट होते हैं, ये भी किसी भी जो आपकी रिएक्शन है, ठीक है, उसके रेट को कंट्रोल करते हैं, उसके रेट को स्पीड अप करते हैं, और फिर उसमें जिस रूप में आप यूज़ करते हैं उसी रूप में ये बाहर निकल जाते हैं। इसको हम बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका नॉमेनक्लेचर। IUBM, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर। एंजाइम आर मोस्ट कॉमनली नेम्ड बाय यूजिंग अ सिस्टम देयर अटेम्प्ट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है, किसका फंक्शन क्या है उसको अटैम्प्ट करने के लिए, उसके फंक्शन को अटैम्प्ट करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसकी नेमिंग के लिए। टाइप ऑफ रिएक्शन, कैटलाइज्ड एंड सबस्ट्रेट आइडेंटिफाई आर फोकल पॉइंट फॉर द नॉमेनक्लेचर। किस टाइप की रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, उसके
नॉमेनक्लेचर से हैं हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ए सबस्ट्रेट इज़ द रिएक्टेंट इन द एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, जो हमारा सबस्ट्रेट है इज़ द रिएक्टेंट इन एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, वो जो रिएक्टेंट होगा इज़ एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। ओके, द सबस्ट्रेट इज़ द सब्सटेंस अपॉन विच एंजाइम एक्ट। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या है, जहाँ पे हमारा एंजाइम वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एंजाइम नेमिंग प्रोसीजर फॉलोइंग। फर्स्ट इज सफिक्स एज, जो हमारा आइडेंटिफाई हम करेंगे किसी भी सब्सटेंस को एज एंजाइम सफिक्स इन। ठीक है, स्टिल फाउंड द नेम ऑफ सम ऑफ एंजाइम स्टडीज फर्स्ट मैनी, क्या होगा जो उसका सफिक्स होगा वो क्या होगा, इन। ठीक है, हमने जैसे बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, सच जैसे आपका ट्रिप्सिन हो गया, इसमें क्या है सफिक्स हमारा क्या होना चाहिए, इन। पेप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, ये सब क्या है हमारे, इनमें सफिक्स हम देखेंगे। टाइप ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम इज ऑफ्टन नोटेड विद अ प्रीफिक्स। ठीक है, एक प्रीफिक्स के द्वारा भी हम इसको पता कर सकते हैं। एन ऑक्सीडेज एंजाइम कैटलाइज एंड ऑक्सीडेशन हाइड्रोलेज। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारा एज लगा होगा। ठीक है, जो हमारे एंजाइम है जैसे कैटलाइज एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेज हो गया, हाइड्रोलेज एंजाइम हो गए, क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को कर रहा है। ऑक्सीडेज एंजाइम क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्टिविटी। कहाँ कहाँ एक्टिविटी करेंगे, ये हमारे दो पार्ट में क्लासीफाई हैं। फर्स्ट है इंट्रासेलुलर एंजाइम, ये सेल के अंदर या सेल के साथ काम करते हैं, जैसे एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल। एक्स्ट्रा सेलुलर, ये क्या करेंगे सेल के बाहर एक्टिव रहते हैं, जैसे हमारा पेप्सिन हो गया, अमाइलेज हो गया, केटोलेज हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं 6 मेजर क्लासेस में। सबसे पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, ये क्या करेंगे हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो रिएक्शन होती है उसको कैटलाइज करेंगे, जैसे अल्कोहल से कीटोन का बनना, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। ट्रांसफरेज, जैसे ये क्या होगा, ये एक तरीके से एक ही फॉर्म को कैटलाइज ट्रांसफर, ये सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देगा, जैसे हेक्सोकाइनेज हो गया। हाइड्रोलेज हो गया, ये क्या करेंगे हाइड्रोलाइज करेंगे। ठीक है, पेप्टाइड, ईस्टर, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोसाइड, इन सबको जो हाइड्रोलाइज करते हैं। लाइज क्या करेंगे, द कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस मेकिंग डबल बॉन्ड। ठीक है, ये क्या करेंगे कोई भी ग्रुप को रिमूव करेंगे और डबल बॉन्ड को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज क्या है, ये हमारे कैटलाइज करते हैं मतलब बेसिकली ये आइसोमर जनरेट करते हैं, जैसे एल एनालिन से डी एलानिन का बनना, ये क्या है एलानिन रेसिमेज की प्रेजेंस में ये हमारा एंजाइम होगा। इसकी प्रेजेंट में ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लीवो से डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट हो गया। लाइगेज, द लाइगेज ये क्या करेंगे कैटलाइज लिंक ऑफ 2 कंपाउंड, ये क्या करेंगे 2 कंपाउंड को हमारे को लिंक कर देंगे, जैसे ग्लूटामेज हो गया की रिएक्शन जब हम अमाइन से कराएंगे तो ग्लूटामाइन सिंथेज की प्रेजेंस में ग्लूटामाइन में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें डिस्कस एंजाइम इनहिबिटर एंड देयर इफेक्ट ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर क्या होते हैं हमारे, एंजाइम इनहिबिटर आर द मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू द एंजाइम टू डिक्रीज देयर एक्टिविटी। बेसिकली क्या होता है जब एंजाइम है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, एंजाइम इनहिबिटर होते हैं वो जाके बाइंड होंगे किससे, एंजाइम से। ठीक है, और उसकी जो एक्टिविटी है उसको डिक्रीज करते हैं। इनहिबिटर बाइंड
इफ इज आइदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, वो रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी। बेसिकली अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो 3 टाइप से होता है। एक होता है इरिवर्सिबल, दूसरा आता है रिवर्सिबल एंड थर्ड वन आता है हमारा एलोस्टेरिक। इरिवर्सिबल क्या होता है? ये हमारे इनिबिटर होते हैं, जो कि जिसमें हमारा जो इनिबिटर है वो सबस्ट्रेट के साथ कोवेलेंटली बाउंड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो एंजाइम और इनिबिटर का जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो इरिवर्सिबल होता है। वो वापस से एंजाइम अपनी फॉर्म में नहीं आ सकता है। रिवर्सिबल इनिबिटर क्या होते हैं? ये इनिबिटर नॉन कोवेलेंटली बाइंड होते हैं, वीक इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से एंजाइम फर्दर अपनी फॉर्म में वापस आ सकता है। ठीक है, ये जो हमारे रिवर्सिबल है ये हमारे 3 टाइप से क्लासीफाई हैं। सबसे पहला है कॉम्पिटेटिव इनिबिटर। द इनिबिटर इज कॉल्ड एज एक कॉम्पिटेटिव इनिबिटर। क्या होता है? बेसिकली हमारा एंजाइम है, सबस्ट्रेट है और इनिबिटर है। तो क्या होगा, इसमें सबस्ट्रेट और इनिबिटर के बीच में कंपटीशन होगा। ठीक है, एक तरीके से आप कह रहे हैं इनके बीच में कंपटीशन हो रहा है, कौन इसकी साइड पे जाके बाइंड होगा। तो क्या होगा, जो हमारा इनिबिटर है वो जाके इससे बाइंड हो जाएगा और एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बना लेगा। नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या होगा? नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर में जो हमारे इनिबिटर है, ठीक है, वो प्लेस हो जाएगा अदर एक्टिव साइट पे। ठीक है, जैसे ये है इनिबिटर गया और ये हमारा दूसरी साइड पे जाके सबस्ट्रेट, इस पे हमारा इनिबिटर बाइंड हो गया और इस पे हमारा सबस्ट्रेट बाइंड हो गया, तो इसकी वजह से भी इनएक्टिव बना। ठीक है, अनकॉम्पिटेटिव इनिबिटर क्या होते हैं? ये इनिबिटर ऐसे होते हैं जो कि पहले ये कॉम्प्लेक्स से जाके बाइंड होते हैं। ठीक है, जो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा उससे जाके जो इनिबिटर बाइंड होते हैं वो होते हैं हमारे अनकॉम्पिटेटिव। पहले क्या होगा? पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाने देगा, उस कॉम्प्लेक्स से जाके आपकी अनकॉम्पिटेटिव इनिबिटर बाइंड होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एलोस्टेरिक। एलोस्टेरिक इनिबिटर क्या होते हैं? आपके एलोस्टेरिक साइड होती है आपके एंजाइम में, वहाँ पे जाके एक होती है एक्टिव साइड, एक होती है एलोस्टेरिक साइड। तो जो ये एलोस्टेरिक साइड पे जाके जो आपके इनिबिटर बाइंड होते हैं, ठीक है, और डिस्ट्रॉय करते हैं उसकी रिएक्शन को, उसको हम क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक इनिबिटर। नेक्स्ट पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ इनिबिटर ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम इनिबिटर आर सब्सटेंस which alter the catalytic action of the enzyme, consequences slow down or some cases stop catalyzed। ठीक है, बेसिकली क्या होगा, ये एंजाइम इनिबिटर का काम क्या होता है? एंजाइम की एक्टिविटी पे ये किसी भी रिएक्शन में जाके एंजाइम से बाइंड हो गया, ठीक है, और या तो उसके फंक्शन को कम कर देगा, ठीक है, या फिर उसकी कैटलाइसिस रिएक्शन को रोक देगा। ठीक है, कॉम्पिटेटिव इनिबिटर जब हमारा एंजाइम से बाइंड होता है उस टाइम पे क्या होता है? हमारी एक थ्योरी वर्क करती है जिसको हम बोलते हैं लॉक एंड की थ्योरी। ठीक है, लॉक एंड की थ्योरी क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई ताला है, ठीक है, वो उसी की चाबी से खुलेगा। इसी टाइप से क्या होता है, जो आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है, वो मान लीजिए सबस्ट्रेट के लिए साइड बनी हुई है, पर जो सबस्ट्रेट की तरह ही क्या हुआ, आपका इनिबिटर गया और वो जाके उसके सिमिलरली उसकी तरह दिख रहा है, जाके एंजाइम की साइड पे जाके बाइंड हो गया। ठीक है, उसने क्या किया? ऑक्यूपाई कर लिया उस स्पेस को। ओके, जिसकी वजह से क्या हुआ, या फिर डिसिमिलर सब्सटेंस गया, ठीक है, और उस रिएक्शन को रोक दिया। ठीक है, ये काम होता है एंजाइम इनिबिटर का, ये इफेक्ट पड़ता है आपके एंजाइम इनिबिटर का एंजाइम की एक्टिविटी पे। वो क्या करेगा? उसकी रिएक्शन को ख़त्म कर देगा। ठीक है, अच्छा, इसके नोट्स आपको यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है। ठीक है, अगर आपको बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेरी टेलीग्राम आईडी है वृद्धि फार्मा, वहाँ पे जाके अगर आप ये नोट्स डाउनलोड कर लें, ठीक है, या फिर चाहें तो आपने वीडियो देखी होगी, नोट भी किया होगा, नहीं किया हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे
कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा हाँ, एक बात और करनी थी कि जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन मैं गिव अवे करने वाली हूँ, ठीक है। 5 बुक्स मेरी रिसेंटली आई है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री उसका, और 5 बुक्स जो रहेंगी वो रहेंगी मेरी के त्रिपाठी की जो क्लासिफिकेशन की बुक है वो, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर कराइए, उसके बाद गिव अवे करते हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक कमेंट था पैथोफिजियोलॉजी को लेके ना, हाँ, तो मेरी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो पैथोफिजियोलॉजी के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आ रही है, ठीक है। तो कनेक्ट रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।